My dear children of class 8, very good afternoon. I am continuing, this is the fourth time I have come up to you with the colonization of India, the second chapter of history, from trade to territory, colonization of India from trade to territory. Yesterday I left there at Battle of Buxar, which was fought in 1764. And I have told you that the battle was fought in 1764 at a place named Buxar, which lies in today's Bihar. Mir Qasim fled from Awadh and he allied with Nawab Awadh, whose name was Sujauddaulah, and the Mughal Emperor Shah Alam II. Their combined forces, they fought against British, but they were defeated on 22nd October 1764, and this gave a good moral booster to the company, and they became the real master of Bengal. Now I am continuing. Page number 17. Major consequences of the Battle of Buxar. What was the result? What happened after Battle of Buxar? History, when a battle occurs, there are some consequences after the battle. These consequences sometimes are long lasting, sometimes they are short, for a short period. ये उसका वो क्या हुआ, जब बक्सर की लड़ाई हुई तो क्या उसका रिजल्ट निकला, उसके क्या परिणाम निकला, उससे और क्या घटनाएं घटित हुई, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको. इन 1765 द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन शुजाउद्दौला, शाह आलम II एंड क्लाइव. तो ये है एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ. आप जानते हैं इलाहाबाद तो है ही यूपी में. इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, एक संधि हुई इलाहाबाद की. किसके बीच में? शुजाउद्दौला, जो कि मैंने बताया था अवध का नवाब था. अवध जो कि आजकल प्रेजेंट डे में लखनऊ के आसपास का एरिया अवध कहलाता है. शाह आलम II ये मुग़ल एम्परर थे, लेटर मुगल्स में आते हैं, और ये दिल्ली के थे. और बिटवीन क्लाइव, इसमें उसका नाम नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि उसको भगा दिया था मीर कासिम को. ये दो के बीच में और उसके बीच में हुआ. और डेफिनेटली ये इसने टर्म डिक्टेट की होगी. लॉर्ड क्लाइव थे उसी टाइम जिसके टाइम प्लासी का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध भी उसी टाइम में हुआ था. बैटल ऑफ बक्सर वाज आल्सो फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड क्लाइव. तो लॉर्ड क्लाइव ने अपने हिसाब से ट्रीटी साइन करवाया उनसे. ये जो क्या ट्रीटी में कहा गया उसके बारे में पेज नंबर 18. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम II. शाह आलम II से दीवानी मिल गई. दीवानी मिलने से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी ले ली तो उसको काफ़ी राजस्व मिलेगा, काफ़ी पैसा मिलेगा. दीवानी मिलने से काफ़ी मतलब पैसे की हालत अच्छी हो जाएगी और बेटर हो जाएगी कंपनी की, और इसकी हालत ख़राब हो जाएगी. ठीक है. नाउ दे कुड कलेक्ट रेवेन्यूज़ फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा. और ये खाली बंगाल से नहीं, उड़ीसा, बिहार से भी रेवेन्यू, खजाना वो ले सकेंगे. पीपल से, लोग बाग से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेंगे, और उसका पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रहेगा इन रिटर्न. और वो क्या करेंगे इसके एवज में? पूरा तो कर लेंगे, दीवानी मिल गई उनको, तो सारा वो लोग मौज करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, अपनी पोजीशन को दे और उन्हें कंसोलिडेट कर दिया फाइनेंशियली अपने आप को. द एम्परर वुड रिसीव एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपी एंड 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में कारा. 2 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को 26 लाख रुपए सालाना मिलेगा. बस इतना ही खाली नवाब को मिलेगा, जो कि कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देगी. बाकी पूरी दीवानी उसकी हो जाएगी. ये बहुत कम रकम थी उस टाइम भी. 26 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते तो थे, लेकिन अगर जितना उनका प्रॉफिट था उसके हिसाब से बहुत कम था.
तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इनको उसमें बहुत थोड़ा सा हिस्सा एम्परर को देंगे, शाह आलम को। द एम्परर रिजाइडेड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, और इलाहाबाद में एम्परर को, शाह आलम II को वहीं रख दिया गया इलाहाबाद में और किले में, और ब्रिटिश आर्मी उनकी रक्षा करेगी। ये हुआ। सेकंड क्या था उसके अंदर, द नवाब ऑफ अवध, ये सेकंड हो, शुजा-उद-दौला की बात हो रही है। द नवाब ऑफ अवध वाज मेड टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ 50 लाख रुपीज़। लड़ाई हुई थी बक्सर की, तो नवाब को अवध को उस लड़ाई का मुआवजा देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, 50 लाख रुपये देना पड़ेगा। द कंपनी रिस्टोर्ड हिज किंगडम एंड प्रॉमिस टू हेल्प इन केस ऑफ अटैक ऑन हिज टेरिटरी। तो कंपनी ने ये वादा किया, अगर तुम्हारे ऊपर हमला होता है अवध के ऊपर, शुजा-उद-दौला के ऊपर, अवध के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्ट करेगी अपनी सेना के द्वारा। कोई फॉरेन का आदमी, कोई दूसरा विदेशी, मतलब दूसरी सेना अगर अटैक करती है, और उसके वजह 50 लाख रुपए देना पड़ा। ये हुआ, और उसको वापस भी कर दिया शाह आलम को, उसका शुजा-उद-दौला को उसका राज वापस कर दिया गया अवध का। थर्ड क्या था, इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल विच लास्ट अप टू 1770। ये सबसे खराब था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही गंदा कानून निकाला, डुअल गवर्नमेंट करा, मतलब डबल गवर्नमेंट, दो का शासन चलेगा। किसका, एक तो नवाब का और दूसरा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब का चलेगा। और इस अंडर दिस सिस्टम द नवाब हैड ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर्स और रिसोर्सेज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी हैड ऑल पावर बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या होगा, इनको कुछ वो नहीं मिलेगा, नवाब कुछ जिम्मेवारी तो पूरी होगी, लेकिन ना तो राजस्व मिलेगा, सब कुछ में नहीं मिलेगा, वो जिम्मेवारी इनकी कुछ नहीं। और राजस्व दैट मीन्स रेवेन्यू, जो प्रॉफिट सब वो कमाएंगे कंपनी वाले, जिम्मेवारी कुछ नहीं, और इनकी जिम्मेवारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनके पास पैसा नहीं कुछ। तो एक ढंग से ये बहुत ही अन्याय किस्म का हुआ नवाब के साथ। तो ये किया गया, ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसी संधि में, ये थर्ड ये दिया था। द ब्रिटिश कंट्रोल्ड कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, तो जो सबसे बढ़िया है, जो कहते हैं ना जिसके अंदर सबसे स्वाद वाली चीज़ वही करेंगे, जिसमें बहुत मज़ा आएगा पैसा कमाने का, ब्रिटिश सब रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जो टैक्स वगैरह लेंगे उनसे। एंड निज़ामात, मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन थ्रू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और मिलिट्री और क्रिमिनल का भी जो भी कानूनी वो है दाव पेच है, वो भारतीयों के द्वारा उसमें भरा जाएगा। द नवाब वाज गिवन ए मीगर शेयर ऑफ द रेवेन्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत ही कम रेवेन्यू में से बहुत ही कम हिस्सा नवाब को मिलेगा, ताकि वो अपना काम काज जैसे तैसे चला सके। तो ये एक बहुत ही डुअल, मतलब डबल सरकार चलेगी। तो ज़्यादा दिन तक ये चला नहीं लॉर्ड क्लाइव वाला। लॉर्ड क्लाइव चले गए, यहाँ से इंग्लैंड चले गए, और उसकी जगह कौन आए, वारेन हेस्टिंग्स आए। लॉर्ड क्लाइव वाज रिप्लेस्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स, वो अच्छे थे, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ इसके बीच में, द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड ए लॉट अंडर दिस सिस्टम, बहुत यातना भोगी बंगाल के लोगों ने। क्यों, उनका कुछ भला होने वाला नहीं था। तो जुम्मेवारी जो करने वाला था उसके पास पैसे नहीं थे, और एक के पास जुम्मेवारी थी लेकिन जो जुम्मेवारी नहीं थी पैसे बहुत थे। तो बहुत ही सफ़र करना पड़ा जनता को, बंगाल की जनता को। द सिस्टम मेड द कंपनी द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल, और ये असल में रूलर कौन बन गया, ये कंपनी वाले बन गए, लेकिन जुम्मेवारी में कुछ नहीं। Even during the famine that struck Bengal in 1770 and wiped out nearly 1/3 of the population, neither the company nor the Nawab proved any aid. 1770 में 1770 में एक बहुत भयंकर अकाल आया था, फेमिन आया था बंगाल के अंदर। उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन बंगाल की ख़त्म हो गई थी। उस टाइम ना तो नवाब ने मदद की, कंडीशन में थी मदद करने की, और ब्रिटिश तो करने वाले क्यों थे।
फॉरेन कंट्री है ये, तो पब्लिक की तो बहुत दुखी हालत हो गई थी। तो ये मतलब बहुत उनको यातना सहना पड़ा, दे हैव टू सफर ए लॉट। मीनवाइल द कंपनीज ऑफिशियल्स अमास ग्रेट वेल्थ, लेकिन इसके बीच बीच में क्या हुआ, कंपनी के जो अफसर लोग थे बहुत पैसा कमा लिया, और वो लोग काफ़ी बड़े पैसा कमा के, गलत ढंग से पैसा कमा के वो अपने ब्रिटेन चले जाएंगे। यहाँ पे जब उनका पूरी हो जाएगी 5-10 साल जितने भी सर्विस के बाद, तो बहुत पैसा कमा के यहाँ से अपने देश चले गए। इन 1772, जैसे मैंने बताया था, 1772 में, 1765 में तो ये किया था डुअल गवर्नमेंट बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव में। 1772 में ये आगे थे, वारन हेस्टिंग आगे थे, मतलब 7 साल तक चला था, 7-8 साल चला, वारन हेस्टिंग्स में ख़त्म कर दिया। बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उस टाइम जो शासक ब्रिटेन से आते थे कंपनी के टाइम में, उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था। जब जो ब्रिटिश जो देखते थे, यहाँ के हेड होते थे फ्रॉम कंपनी का जो हेड होता था यहाँ पे, वो काफ़ी उसको फौजी ट्रेनिंग मिलती थी, मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलती थी। वो सारे बड़े अच्छे जनरल होते थे, और उनकी लड़ाई की भी बड़ी अच्छी उनको वो होता था, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे होते थे, वहाँ से इंग्लैंड से जाते थे। तो ये जो अंग्रेज आया था, लॉर्ड क्लाइव था, उसके बाद उसको जगह लेने आया वारन हेस्टिंग्स आए, वो आए 1772 में, ये 1785 तक रहे। बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ इंडिया, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंडेड इन बंगाल केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने हटा दिया डुअल सिस्टम, अब पूरा का पूरा नवाब को बिल्कुल ही वो कर दिया, हटा दिया, अब पूरा का पूरा आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऐसा चला। अब ये ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, अब ब्रिटिश का कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसका अधिकार क्षेत्र कैसे धीरे धीरे उन्हें बढ़ाया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले आपने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा अब तक, कैसे कैसे धीरे धीरे सबको ख़त्म करते रहे। शाह आलम को ख़त्म किया, सिराजुद्दौला के साथ इन लोगों ने वो कि प्लासी का युद्ध हुआ, भड़काया मीर जाफ़र को, यू हैव रेड ऑल थिंग, और बक्सर से भी हो गया। धीरे धीरे करके इन लोगों ने काफ़ी कुछ अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन थोड़ी दिक्कतें थी, उसके बारे में आगे बातें करते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर द डोमिनेशन, द ब्रिटिश एडोप्टेड सम नोवेल एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। धीरे धीरे अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लग गए थे, ट्रेडिंग कंपनी से आके धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पे राज करना चालू कर दिया था, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना, लोगों को पीड़ा देना, इन लोगों ने चालू कर दिया था। तो आपको पता ही है ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपन कैसे पैर पसारे, कुछ अजीब अजीब नॉवल उनने आइडियाज़ दिए, कुछ मतलब अलग ही ढंग से नए नए उनने मेथड एडॉप्ट किए अपना को बढ़ाने के लिए अपना राज्य। जहाँ जहाँ बाधा मिली उनने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। और भी कुछ स्टेट इंडिया में जो यहाँ पे पावरफुल थे, जैसे पहले सिराजुद्दौला थे, अब यहाँ सुनिए एक और थे, वो मैसूर स्टेट की बात करेंगे। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th मतलब 1750 के करीब, किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड मराठा वर द बिगेस्ट सेट टू ब्रिटिश रूल। 1775 समझ सकते हो, मैसूर तो इतना ज़बरदस्त, और मराठा मीन्स महाराष्ट्र, द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। उस टाइम वो पेशवा के अंडर था, शिवाजी चले गए थे, शिवाजी की डेथ हो गई थी, तो पेशवा लोग मराठास कहलाते हैं, वो भी बड़े पावरफुल थे। और यहाँ पे मैसूर का किंगडम बड़ा पावरफुल था, अगर वो जब तक जीत नहीं पाए तो उनको पूरा उनका इंडिया पर अधिकार नहीं होगा ब्रिटिश का। तो उन्होंने एक वो सोचा इनको भी जीता जाए, ब्रिटिश ने सोचा। बिगेस्ट थ्रेट टू ब्रिटिश रूल, तो उनके एक बहुत बड़ा एक थ्रेट था, इट वॉज अ थ्रेट टू ब्रिटिश रूल, और उनका एक डर सताता कहीं ये आक्रमण की। बहुत मैसूर के शासक और मराठा लोग काफ़ी पावरफुल थे। द कंपनी लॉन्च वार्स अगेंस्ट बोथ, तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मैसूर emerged as a powerful state under the outstanding leadership of हैदर अली।
1761 to 72। हैदर अली वहाँ के राजा थे और उनका लड़का फिर है वो टीपू सुल्तान। बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही समझदारी से मैसूर को चलाते थे वो लोग। हैदर अली हुए 1761 to 72 और उसका लड़के टीपू सुल्तान उनके मरने के बाद 1782 to 1799 बहुत अच्छे ढंग से उसने चलाया मैसूर का और बिल्कुल भी उसने आने नहीं दिया अंग्रेज़ों को। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। ये बहुत समझने वाली बात है। एक बहुत अच्छा उनको ट्रेड करते थे वो लोग स्पाइसेस का, मसालों का। मालाबार कोस्ट जो कि आप देखा भी, मालाबार कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में है, जो हमारी जो तट है, बाउंड्री है ना, कोस्ट लाइन है इंडिया की बाउंड्री, मालाबार कोस्ट। तो वहाँ पर ये लोग बड़ा अच्छा कंट्रोल करते हैं स्पाइस का बिजनेस। स्पाइस मतलब मसालों का बिजनेस, और इनका बड़ा अच्छा कंट्रोल था हैदर अली और इनका टीपू सुल्तान का। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड प्रोहिबिटेड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो एक काम किया टीपू सुल्तान ने, अपना अधिकार दिखाया और एक्सपोर्ट बंद कर दिया सैंडलवुड, चंदन का और पेपर का, मिर्च का और कार्डमम, इसकी इलायची का, ये मसाले में आता है पेपर और कार्डमम। और सैंडलवुड तो आप जानते हो है, ये इट इज़ प्योर चंदन। तो उसने पोर्ट्स में अपने यहाँ से उसने स्टॉप कर दिया, नहीं हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा ब्रिटिश को, यहीं रहेगा हमारा माल, यहाँ रहेगा। और मर्चेंट को, अपने मर्चेंट्स को मना कर दिया कि भाई आप वो लोग नहीं करेंगे कंपनी के साथ बिजनेस, तो इससे कंपनी सफ़र करेगी। टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच इन इंडिया। तो बड़ा समझदार था, उसने फ्रेंच के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। तो टीपू सुल्तान ने काफ़ी समझदारी से काम लिया, तो वो जानते थे फ्रेंची मदद कर सकते हैं, तो फ्रांसीसी के साथ उसने अपना बढ़ा लिया रिलेशंस। एंड मॉडर्नाइज द आर्मी विद देयर असिस्टेंस, और उनकी सहायता से उनने अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। द ब्रिटिश एंड द डेक्कन स्टेट्स परसीव्ड हैदर एंड टीपू एज ए थ्रेट। जैसे मैंने पहले बोला था, उनको खतरा मालूम हो गया, दे एज डेंजर माना। ये बाप बेटे हैदर और टीपू को उन्हें अपना डेंजर मान लिया। टीपू सुल्तान एस्टेब्लिश हो गया। दिस लेड टू 4 एंग्लो मैसूर वार्स बिटवीन 1767 और 1799। ये जो कर्नाटक के एरिया में आता है टीपू सुल्तान और हैदर अली, तो 1799 में वार हुए। इनको कहते हैं एंग्लो मैसूर वार्स। एंग्लो मीन्स इंग्लिश पीपल एंड मैसूर मीन्स हैदर अली टीपू सुल्तान। 4 वार हुए 1767 से 1799। ये देखिए 32 ईयर्स में 4 वार्स वर फॉट बिटवीन। तो अच्छा लड़ाई हुई और काफ़ी मतलब हैदर अली टीपू सुल्तान ने जम के लड़े। क्या हुआ था? इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैदर अली गेव ए क्रशिंग डिफीट टू द ब्रिटिश। तो बहुत बुरी तरह ब्रिटिश को हरा दिया था। पहली बार जो लड़ाई थी 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। ही साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास। वहाँ मद्रास में ट्रीटी साइन हुआ विद द ब्रिटिश। इन 1769 में एक संधि पे हस्ताक्षर हुआ। लड़ाई के बाद कुछ ना कुछ होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, संधि बोलते हैं इसको। आप ट्रीटी भी कह सकते हैं, TREATY ट्रीटी। तो हैदर अली के क्रशिंग हो गया। ही साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास विद द ब्रिटिश इन 1769 अकॉर्डिंग टू विच बोथ साइड वुड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एन अटैक बाय थर्ड पार्टी। उसमें ये हुआ कि एक दूसरे को मदद करेंगे अगर थर्ड किसी ने और किसी ने अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा किसी ने आक्रमण कर दिया तो दे विल हेल्प ईच अदर। लड़ाई के बाद इन 1770 जस्ट एक साल के बाद द मराठा अटैक्ड मैसूर। मराठा ने मैसूर को अटैक किया बट द ब्रिटिश फोर्सेज डिड नॉट हेल्प देम। तो ये बहुत चालाक से ब्रिटिश लोग, उन्हें हेल्प नहीं किया, ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया। हालांकि मराठाओं ने आक्रमण किया मैसूर के ऊपर, हैदर अली के ऊपर, लेकिन हैदर अली जब शासक थे, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। किसने? ब्रिटिशर्स ने।
This enraged Hyder Ali and he defeated the British in the Battle of पोलीलूर। तो पोलीलूर की लड़ाई में हरा दिया हैदर अली को, बड़ा गुस्सा आ गया। इस एनॉयड एंगेजमेंट एनॉयड हैदर अली को गुस्सा आ गया हैदर अली, और उसने ब्रिटिशर को हटा दिया पोलीलूर के लड़ाई में। दोनों लड़ाई जीत चुके थे। हैदर अली डाइड इन 1782। काफ़ी अच्छे ढंग से काफ़ी जीत हासिल करके हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 वाइल फाइटिंग दी इंग्लिश फोर्स इन कित्तूर। कित्तूर नामक स्थान पर वो लड़ते हुए शहीद हो गए थे अपने देश के ऊपर हैदर अली 1782 में। बट हिज सन टीपू सुल्तान ने कंटिन्यूड वार, लेकिन उसका लड़का टीपू सुल्तान ने वार कंटिन्यू किया। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड इन 1784 विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो अब सेकेंड जो मैंगलोर में जाके सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, अंग्रेजों मैसूर वाला वार ख़त्म हुआ और ट्रीटी 1784 में एक ट्रीटी साइन हुई मैंगलोर। मैंगलोर इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ये हुआ। तो आई एम फिनिशिंग माई 4th चैप्टर। टुडे आई कंटिन्यू विद द 5th टाइम दिस